हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। बेटा आज हम क्लास 10 सिविक्स के सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। बेटा इस पार्ट में हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में सबसे पहले कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन और लिंग्विस्टिक पॉलिसी, और फिर उसके बाद सेंटर और स्टेट के रिलेशंस। ये सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं जिनको हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले कहता है कि इंडिया को ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो फेडरल कंट्री बनाती हैं। सबसे पहले आपने ये समझना है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस लिए गए थे बाकी कंट्रीज से, उनमें फेडरलिज्म भी एक प्रोविजन था जो हमने बाहर से लिया था। सोर्सेज ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें फेडरलिज्म भी हमने लिया। तो मतलब ये हुआ कि फेडरलिज्म जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक तो ये दे देना। दूसरे बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। सब्जेक्ट्स मतलब थ्री मेन लिस्ट होती है बेटा। एक होती है यूनियन लिस्ट बेटा, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीन में लिस्ट होती है, और इन लिस्ट में कौन यानी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोथ यूनियन एंड स्टेट किन किन मैटर्स के ऊपर ला किस तरीके से बना सकते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स, वो सारे मैटर्स इनके बीच में लिखे होते हैं। बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट बेटा कवर करता है टॉपिक्स जिसमें नेशनल सिग्निफिकेंस हो, यानी यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स, वो सारे टॉपिक्स आते हैं जो नेशनल सिग्निफिकेंस, यानी फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी हो गया। हम बेटा किस कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे, किस कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, किस कंट्री के साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा बेटा? वो डिसाइड करेगा यूनियन गवर्नमेंट। मेरी बात समझ में आई? फॉर एग्जांपल इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करता है, इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड करता है। इसमें जो किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट के पास कोई राइट है, नहीं, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। वो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपने तरीके से ट्रेड करेगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और रशिया का ट्रेड है तो उसमें जे&के असेंबली का कोई लेना देना नहीं है, वो इंडियन पार्लियामेंट का इश्यू है। समझ आया? दूसरा बैंकिंग करेंसी। तो जैसे आपने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो या फिर बाकी जो करेंसी के रिलेटेड इश्यूज होते हैं, बैंकिंग के रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो भी किस में आता है बेटा? यूनियन लिस्ट में आता है। तो इसका मतलब ये निकला कि इनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट ही लेजिस्लेशन बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। दूसरा इसमें आता बेटा कम्युनिकेशन हो गया, नेशनल डिफेंस हो गया। अब नेशनल डिफेंस के ऊपर भी और कम्युनिकेशन के ऊपर भी सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट जो है वही लॉ बनाएगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्या समझ आया आपको? आपको समझ ये आया कि तीन लिस्ट हैं। इंडियन फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है उसकी तीन मेन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। समझ आई मेरी बात? बेटा दूसरा आ जाता है आपके पास स्टेट लिस्ट। तो उन सब्जेक्ट्स में क्या यूनियन लिस्ट वालों में? फॉरेन पॉलिसी, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन, नेशनल डिफेंस, ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं ये उसमें किए जाते हैं। दूसरा आता है बेटा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या होता है बेटा? स्टेट लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू एनेक्ट लेजिस्लेशन एंड द टॉपिक्स इंक्लूडेड। इनके ऊपर सिर्फ स्टेट लिस्ट जो है उसके पास राइट होता है कि वो इन इश्यूज के ऊपर क्या बना सकते हैं? लेजिस्लेशन यानी लॉ वगैरह जो है वो बना सकता है। समझ आया? अब बेटा देखो स्टेट वाला हो गया। अब स्टेट वाले में होता क्या क्या है? स्टेट की गवर्नमेंट के पास कहां पावर है? बेटा स्टेट पुलिस, स्टेट की पुलिस। फॉर एग्जाम्पल पंजाब गवर्नमेंट है तो वो पंजाब पुलिस के लिए कोई लेजिस्लेशन बना सकती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। ट्रेड, अब कोई ट्रेड है
तो फॉर एग्जांपल दिल्ली या यूपी, दिल्ली तो यूटी है, यूपी स्टेट है, तो यूपी अपने ट्रेड जो दूसरी स्टेट से कैसे होगा उसके लिए अपना लेजिस्लेशन बना सकता है। फिर बेटा कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को पावर होती है वो लेजिस्लेशन बनाने की। ये आ गया आपके पास स्टेट लिस्ट, समझ आया। अब बेटा आ जाती है कनकरेंट लिस्ट। बेटा कनकरेंट लिस्ट क्या है? इस कनकरेंट लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट फाइंड टू बी द म्यूचुअल इंटरेस्ट। अब स्टेट भी और यूनियन गवर्नमेंट भी, सिंपल फंडा, स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया, यूनियन गवर्नमेंट ने भी बनाया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दो बन गया। इफ देयर इज नो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो फिर अगर स्टेट ने भी बना दिया, यूनियन ने भी बना दिया, तो यूनियन गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ प्रिवेल्स होगा, यानी उसको ज्यादा अहमियत दी जाएगी। समझाता हूं कैसे, देखो पहले सब्जेक्ट पढ़ लेते फिर समझाता हूं। ये एजुकेशन हो गया बेटा, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गई, मैरिजेस हो गया, अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, ये वो सारी लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों लॉ बना सकते हैं। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, फॉर एग्जांपल यहां पे एक लॉ है, एक मैटर है, इसके ऊपर स्टेट ने और यूनियन दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, यूनियन से ने स्टेट ने कहा कि हम इसके ऊपर लॉ बनाना चाहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, स्टेट ने बनाया, बात खत्म, डोंट वरी। बट अगर इसी के ऊपर स्टेट ने अलग से बना दिया, यूनियन ने अलग से बना दिया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो बेटा यहां पे यूनियन वाले जो बना हुआ लॉ होगा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट डेमोक्रेटिकली कंट्री की सबसे बड़ी पंचायत है, सबसे बड़ी बॉडी है, तो उसका बनाया हुआ लॉ प्रिवेल्स होगा, यहां लिखा है मैंने, ठीक है बेटा, कि ऑन द टॉपिक्स इंक्लूडिंग लिस्ट लेजिस्लेशन मे बी मेड फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, बनाया जा सकता है, बट इन द इवेंट ऑफ कंट्राडिक्शन बिटवीन देयर लॉज द गवर्नमेंट लॉ द यूनियन गवर्नमेंट लॉ विल बी टेक प्रिवेल्स। अगर उसमें कोई कंट्राडिक्शन होगा तो उसको प्रेसिडेंस यानी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस, उसको ज्यादा अहमियत, उसको ज्यादा माना जाएगा। ये है बेटा, ये थी आपकी 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं पढ़ना है, लेक्चर आराम से सुनना है, सुनने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप यानी कैरियर मेकिंग, मैं अभी लिंक उसमें डाल दूंगा, और उसमें जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, और वहां पे आपको ये पीडीएफ इसका जो है वो भी इजीली मिल जाएगा, और आराम से उसके बाद बैठ के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आता है बेटा कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है। बेटा इंडियाज फेडरलिज्म इज जनरली सक्सेसफुल बिकॉज इट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा फेडरलिज्म बेटा इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल है कि ये डेमोक्रेटिकली और जनरली मतलब डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट बनती है। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेटिकली यूनियन गवर्नमेंट है ना हमारे पास बेटा, तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो इसका मतलब है ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता है। तो जब स्टेट गवर्नमेंट है तो बेटा हमारे पास लोकल बॉडीज भी है, तो ये मतलब ये हुआ बेटा कि ये डेमोक्रेटिकली प्रोसेस है, डेमोक्रेटिकल प्रोसेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बेटा क्या आता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या थी, कहता था फर्स्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट जो इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का था वो था बेटा लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। जब इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनती है बेटा तो वो लोग डिमांड करने लगते हैं कि भाई 1947 के बाद कि कुछ स्टेट्स जो हैं उनको लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया जाए, एंड द लीडर्स ऑफ दैट टाइम थिंक कि भाई हाँ, उन्होंने सोचा कि भाई अगर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाएंगे तो किसी भी स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हो सकते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे इन फ्यूचर जाके कन्फ्लिक्ट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए लीडर्स जो थे सारे के सारे लीडर्स उसके
सपोर्ट में नहीं थे। मतलब ज्यादातर लीडर्स का ये मानना था कि भाई हाँ, अभी हम सब जो है वो मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं, और अब अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे कोई स्टेट बनाते हैं तो हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे बाद में जाके। ठीक है बेटा। Many ancient states disappeared and numerous new states were formed between 1947 to 2017। 2017 अभी आप और लगा दो, 2019 में तो 2019 में तो जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी बना है। उसके बाद नेम्स, बाउंड्रीज एंड एरियाज हैव ऑल अल्टर्ड। कहता है कि बहुत सारी स्टेट्स जो है 1947 से आज तक चेंज हुई, उनके एरियाज चेंज, बाउंड्रीज जो थी स्टेट बाउंड्रीज वो अलग हुई। सिंपल एग्जांपल, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनके बाउंड्रीज जो है बेटा वो क्या हो गई, चेंज हुई, या फिर जिनके नेम जो थे वो भी लाइक स्टेट से यूटीज इस तरीके का, फिर यूटी मर्ज हो गया, इस तरीके के उनके नेम भी चेंज हो गए। बेटा ये कहता है पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज हैव फाउंड सर्टेन स्टेट्स, लिंग्विस्टिक स्टेट्स आर द नेम्स गिवन टू दीज स्टेट। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहते किसे हैं कि उन स्टेट्स को कहते हैं जिनमें किसी फॉर एग्जांपल लैंग्वेज के बेसिस पे होंगे, किसी एक लैंग्वेज के। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब लोगों ने डिमांड की थी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने की, तो लीडर्स जो थे वो ज्यादातर उन्होंने का सोचा कि ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। बट फिर उसके बाद चलते चलते आगे जब आप जाओगे तो बाद में कुछ स्टेट्स बन जाती है। क्या होता है कि लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो सेकंड लिटमस टेस्ट था इंडियन फेडरलिज्म का, लैंग्वेज पॉलिसी लगाई जाती है और उसमें क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। फिर साथ में कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 21 अदर लैंग्वेजेस को भी क्या मानेगा बेटा, एडिशनल लैंग्वेजेस मानेगा। तो आज की डेट में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें आपको 22 लैंग्वेजेस का प्रेफरेंस मिल सकता है। तो मैं जो बता रहा था पहले आपको कि उस टाइम लैंग्वेज के बेसिस पे पहले तो स्टेट्स नहीं बनी, फिर बाद में जब कुछ स्टेट्स बनी तो आज तक डेमोक्रेटिकली वो चल रही हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। समझ आई मेरी बात? क्योंकि कन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम वहां होती है बेटा जहां पे अब स्टेट्स, यानी बाद में पहले तो मना किया, पहले तो लोग इसके समर्थन में नहीं थे, फिर बाद में जब लोगों ने डिमांड की तो कुछ स्टेट्स बनी, बट वो जो स्टेट्स बनी उनमें भी कोई कन्फ्लिक्ट आज तक नहीं हुआ। बेटा कन्फ्लिक्ट वहां होता है जहां डेमोक्रेटिकली प्रोसेस नहीं होता। तो जहां पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो डेमोक्रेटिकली चलता है वहां कन्फ्लिक्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। बेटा उसके बाद सेंटर और स्टेट रिलेशन है, एक इंपॉर्टेंट, एक छोटा टॉपिक है। बेटा सेंटर और स्टेट रिलेशन में क्या होता है कि फेडरलिज्म जो है वो प्रैक्टिस की जाती है, यानी रिकंस्ट्रक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। अब सेंट्रल और स्टेट क्या हो गया, फॉर एग्जांपल यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। तो अब यूनियन गवर्नमेंट में अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं और स्टेट गवर्नमेंट में अलग का रूल है। तो इसमें क्या होता है, यहां सेंट्रल स्टेट रिलेशन देखा जाता है। तो अब है हमारे पास इन द इवेंट नो पार्टी विंस अ रिसोनिंग मेजॉरिटी इन द लोकसभा द मेन नेशनल पार्टीज में क्रिएट कोलिशन। अब अगर कभी कभी लोकसभा में अभी भी एनडीए की गवर्नमेंट है, तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टीज का क्या नहीं होता बेटा, मेजॉरिटी नहीं होती किसी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। तो जब कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट में 3 रीजनल पार्टीज हैं, ये 3 रीजनल पार्टी स्टेट में हैं, तो इन 3 रीजनल पार्टीज में से किसी एक के पास 5 एमपी है, किसी के पास 3 एमपी है। तो अब हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट बन रही थी उसको 5, 7, 8 लोग, 8 एमपी कम थे, तो उन्होंने इस स्टेट गवर्नमेंट वाले लोगों के साथ कोलिशन बना ली। समझे ना मेरी बात? तो अब ये आ गया, तो अब इस सिचुएशन में फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन ठीक रहता है। मेनली ये माना जाता है कि जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी लोकसभा में अलग पॉलिटिकल पार्टीज की मेजॉरिटी होती है, किसी स्टेट में अलग की होती है, तो वहां सेंट्रल स्टेट रिलेशन थोड़ा अच्छा नहीं होता। बट होता ये है कि अगर आप फेडरलिज्म के बेटा पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो सारी की सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और इवन तो हमारे आज तक भी नहीं होती। किसी स्टेट में किसी की भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज सपोर्टेड देम। ठीक है,
फिर आता है बेटा कि द मेन नेशनल पार्टीज में अच्छा उसके बाद एज अ रिजल्ट देयर इज नो अदर फ्रेश वे ऑफ पावर शेयर एंड रिस्पेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट। अब क्या है कि अब इसमें पावर शेयर हो जाती है, इन स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर्स होती है, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो मैंने आपको बताया था, तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी पावर है, वही जाके सरकार बनाती है। तो इसमें क्या हो जाता है बेटा, इसमें बहुत सारे यानी नेशनल इंटीग्रिटी को बढ़ाने का एक मौका और ज्यादा मिल जाता है, डाइवर्सिटी को यूनाइट करने का। ठीक है बेटा, अब है हमारे पास लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, इस चैप्टर का बेटा, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें लोकल गवर्नमेंट जो है उसको अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है, यानी हमारे पास पहले क्या था, सिर्फ यूनियन और स्टेट था, गवर्नमेंट था, और डिसेंट्रलाइजेशन में इनसे कुछ पावर्स जो हैं वो किसको दी जाती है बेटा, लोकल बॉडीज को दी जाती हैं। तो जो लोकल बॉडीज को पावर दी जाएंगी तो वो क्या करेंगी, लोकल बॉडीज लोकल डेवलपमेंट करेंगी एरियाज की। फॉर एग्जांपल लोकल बॉडीज में क्या होता है बेटा, लोकल बॉडीज में एक होता है रूरल, जैसे आपने सुना होगा जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायत समिति। इसी तरीके से अर्बन में होता है बेटा म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये लोकल बॉडीज होती है बेटा। फिर क्या होता है, द स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंड द अथॉरिटी ऑफ द थर्ड डिग्री। अब क्या हुआ कि जो प्रोसेस था, एडिशनली लोकल हैव बीन डायरेक्ट एक्सेस टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। 1992 में सिग्निफिकेंट स्टेप लिए गए कि डिसेंट्रलाइजेशन बनाया जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर लोकल बॉडीज को दी जाएंगी। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, 3 टायर डेमोक्रेसी के फीचर्स लाए गए। 3 टायर डेमोक्रेसी के फीचर्स मतलब आपके पास लोकल बॉडीज होगी। अब लोकल बॉडीज में जिला परिषद होगा बेटा, ब्लॉक परिषद होगा बेटा, और फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, पंचायत समिति होगी। ये हो गया आपका रूरल का क्लासिफिकेशन। उसके बाद दूसरा हो गया, आओ आओ मैम, क्या बात है मैम, जबरदस्त पढ़ाते हो। और हाय आप लोग, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आप ठीक हो? अच्छा, कैसा चल रहा है लेक्चर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। ये हमारे कुछ लोग हैं जो बैक द कैमरा रहते हैं और ऑन द कैमरा भी होते हैं, ऑफ द कैमरा ज्यादा रहते हैं आजकल। ठीक है, पहले ही ऑन द कैमरा ज्यादा रहते थे। तो ऐसा है कि हमारी टीम का जो एक बहुत ही ज्यादा, अगर आप देखोगे तो टेक्निकली सारी चीजों को संभालने वाले मैम है। मैम क्या बोलोगे बच्चों से? कुछ नहीं, जैसे सर पढ़ा रहे हैं, सर बहुत अच्छा, बड़ी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। उनके साथ आप भी कोऑपरेट करिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सर को भी मोटिवेशन मिले और सर आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आए। आपको क्या लगता है किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, आपके कोई सजेशन देना चाहोगे आप? नहीं सर, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चों को लगता है कि और अच्छा वे इससे भी ज़्यादा हो सकता है तो बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, बच्चों को क्या कहोगे, किस तरीके से पढ़ना चाहिए? अभी 10th का एग्जाम आने वाला है फरवरी से। कुछ नहीं, मैं यही कहूँगी, ज़्यादा टेंशन मत लो। जैसे सर पढ़ा रहे हैं उनकी वीडियोस देखो, उनको फॉलो करो, उसको ही बार बार से देखो, तो और ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक ही सोर्स को फॉलो करना हमेशा से। ठीक है, अब किसी का भी अगर देख रहे हो तो उसी का देखो, जिसका भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो वही कीजिएगा। ठीक है, तो बाकी क्लासेस भी आ रही हैं सैटरडे से। यस सर, धीरे धीरे अब सारी, जैसे आपने एसएसटी के लेक्चर शुरू हो गए हैं, ऐसे ही आपको साइंस के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे और जल्दी ही मैथ के भी लेक्चर्स मिलेंगे। हम तो दूसरे चैप्टर पे, आज दूसरा चैप्टर पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा सिविक्स का, तो उसके बाद आपको थर्ड चैप्टर जल्दी ही मिलेगा, उसके बाद साइंस के लेक्चर्स मिलेंगे। मंडे को हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। यस सर, और उसके बाद आपको पूरी की पूरी एक वीडियो में सर एक पूरा हिस्ट्री का पूरा इन शॉर्ट वीडियो बना के बताएंगे। जरूर, ठीक है। तो बेटा चलते हैं आगे। अब आता है हमारे पास के होल्डिंग ऑफ अ पीरियडिकल इलेक्शन ऑफ द लोकल बॉडी। अब क्या होगा बेटा कि मैंडेटरी कर दिए गए इलेक्शंस लोकल बॉडीज के, जो लोकल बॉडीज होंगी इसके इलेक्शंस होंगे, और बेटा इन इलेक्शंस में जो वुमेन है उनको 1/3 क्या मिल जाएगी बेटा, रिजर्वेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी एरिया में 10 वार्ड्स है, इन 10 वार्ड्स में बेटा 3 जो है वो ऑलरेडी क्या होंगी बेटा, रिजर्व होंगी। किसके लिए बेटा, वुमेन के लिए। मेरी बात समझ आई? उसके बाद इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी के लोग हैं, उन सब के लिए भी बेटा क्या होगी, रिजर्वेशन कर दी जाएगी।
और स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या है, ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग इलेक्शंस एंड ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू इलेक्शंस। कौन होगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है बेटा, इसी तरीके से स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, और वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगा, लोकल बॉडीज जो हैं उन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाएगा। फिर आ गया लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनको क्या दिया गया, फंडिंग अथॉरिटी जो है वो स्टेट होगी, और ये इनको जो फंड्स वगैरह हैं वो सारी की सारी स्टेट प्रोवाइड करेगी। दैट मीन्स स्टेट क्या होगी, स्टेट जो है, स्टेट के पास जो रेवेन्यू होगा, अब लोकल बॉडीज का भी सोर्स है रेवेन्यू थोड़ा बहुत, बट ओवरऑल जो है वो स्टेट जो है वो प्रोवाइड करेगी। और फिर उसके बाद जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो स्कीम्स कुछ देगी, और उन स्कीम्स के जो काम है वो भी कौन करेंगे, लोकल बॉडीज के लोग करेंगे। तो बेटा ये था आपका थर्ड टायर सिस्टम, थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब इस थर्ड टायर के बाद आपका पंचायती राज आ जाता है, और इस पंचायती राज में सारी की सारी वही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। क्या क्या चीजें हैं बेटा इसमें? चीजें ये हैं कि लोकल गवर्नमेंट रूरल एरिया में होगी, इसमें पंचायती राज सिस्टम होगा, और पंचायत एक विलेज में, फिर उसके बाद ये विलेजेस जो हैं, इसके बाद एक काउंसिल जो मैंने आपको बताया, जो इस विलेज का हेड होगा बेटा, उस हेड को हम क्या कहेंगे, उस हेड को हम कहेंगे सरपंच। क्या कहेंगे? सरपंच कहेंगे। ठीक है, कैमरे में थोड़ा एरर है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ बेटा, तो फिर क्या हुआ बेटा कि यहां पे सरपंच होगा, वो सरपंच क्या करेगा, सरपंच के अंदर कुछ वार्ड्स होंगे, यानी पंचायत के अंदर वार्ड्स होंगी, उन वार्ड्स के पंच होंगे, यानी सबसे छोटा वार्ड आ गया, वार्ड का बेटा होगा पंच, और इन वार्ड्स की कंपोजिशन से बनेगी बेटा क्या, इन वार्ड्स की कंपोजिशन से बेटा बनेगी क्या, पंचायत, और बेटा इस पंचायत का होगा सरपंच। क्या होगा? सरपंच होगा। फिर ग्राम सभा होगी। अब ये जो ग्राम सभा होगी, ये ग्राम सभा में जनरल सुपरविजन होगी, और फिर मीटिंग टाइप होती है, फिर वो ग्राम सभा होती है अवरी ग्राम पंचायत में, और वहां पे क्या होते हैं बेटा, कब होगी, विलेज मेंबर जो है वो सारे वहां पे होंगे, वोटर्स को भी इनवाइट किया जाएगा, और ये एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस 3 टाइम्स अ ईयर ग्राम सभा जो है वो होगी पंचायत में। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाता है कि पंचायत समिति हो, ब्लॉक समिति या मंडल जो है वो क्रिएट किए गए, इसलिए कि ताकि इसमें एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, फिर अब जो ऑल ऑफ द पंचायत मेंबर्स जो हैं रीजन के, वो वोट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायत समिति को चुनने के लिए। ठीक है, अब एंटायर डिस्ट्रिक्ट पंचायत समिति एंड मंडल जो है वो एक साथ, फिर वो जो जिला परिषद मैंने आपको बताया, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक समिति ब्लॉक लेवल पे, और उसके बाद पंचायत समिति जो पंचायत लेवल पे होगा। बेटा ये है पंचायत की कंपोजिशन, पंचायती राज की कंपोजिशन, जिसमें आपका लोकल बॉडीज का रूरल वाला सिस्टम, रूरल एरियाज का आता है। दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके बेटा, अच्छा, फिर आ गया आपका के म्युनिसिपैलिटीज। तो सिमिलर जिस तरीके से आपने ग्राम पंचायत पढ़ा, ग्राम पंचायत की तरह जैसे रूरल एरियाज में थे, म्युनिसिपैलिटीज अर्बन एरियाज के लिए हैं, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बेटा है वो है लार्ज सिटीज के लिए। तो इनमें जो इलेक्टेड बॉडीज होती है, इलेक्टेड बॉडीज मेड अप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल गवर्न बोथ म्युनिसिपैलिटी। अब इनमें भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो इलेक्टेड लोग होंगे। क्या होंगे? इलेक्टेड लोग। तो म्युनिसिपैलिटीज जो हैं वो उनके पॉलिटिकल लीडर्स चाहे चेयरपर्सन होंगे, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो है वो चेयर जो पर्सन यानी होगा, यानी जो उनका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा सिटी का, उसको कहते हैं बेटा मेयर। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में, और जिसमें यहां पे ग्राउंड लेवल पे यानी द ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए लोकल बॉडीज यानी अर्बन और रूरल में भी इस तरीके की कंपोजिशन है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, ये आ गया फेडरलिज्म का कंप्लीट चैप्टर 2 वीडियोस में। आप जाके वीडियोस को देखिएगा, उनको पढ़िएगा, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।
ठीक है। बाकी इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिएगा। जो ये वाला है इसके नोट्स में दे दूंगा, वहाँ से कर लीजिएगा और ज़्यादा। बस इतना ही याद रखना है आपने, आपको जो दिया गया है, आपको जो पढ़ाया गया है 10th के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ये जो है बहुत अच्छा है, बहुत है। और आप इस तरीके से इसमें मेहनत कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। थैंक यू।